आज इस व्याख्यान में कांट दर्शन में निहित बुद्धि विकल्प की अवधारणा पर डिस्कस करेंगे। कांट ने अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का जो दूसरा भाग है अतीन्द्रिय बोध में एक तरह से बुद्धि विकल्पों की चर्चा की है। बुद्धि विकल्प एक तरह से बुद्धि की कोटियां है, कैटेगरीज है। कांट ने कहा है कि ज्ञान के निर्माण में दो प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है। पहली प्रक्रिया यह है कि इंद्रिय संवेदन देश और काल के माध्यम से की प्राप्ति होती है इंद्रिय संवेदनों की, और दूसरी है देश और काल के माध्यम से संवेदनाओं का बुद्धि तक पहुंचना, और तथा वहाँ स्थित 12 जो बुद्धि विकल्प कैटेगरीज है कि सांचे में डलकर ज्ञान के रूप में निर्मित होना। तो दो प्रक्रिया है, एक तो इंद्रिय संवेदन देश और काल के माध्यम से प्राप्त होते हैं बुद्धि को, दूसरा है कि देश और काल के माध्यम से जो संवेदना है उनका बुद्धि तक पहुंच जाती है, फिर उनमें 12 विकल्प होते हैं, बुद्धि कोटियाँ उनमें ढलकर ज्ञान के रूप में निर्मित होती है। तो बुद्धि में 12 मूल धारणाएं होती है जिनके आधार पर वह अव्यवस्थित संवेदनाओं को व्यवस्थित कर ज्ञान का रूप देती है। बुद्धि की इन मूल धारणाओं को कांट बुद्धि विकल्प कहते हैं। तो बुद्धि विकल्प क्या है? एक तरह से बुद्धि में निहित मूल 12 धारणाएं होती है। इनमें जो अव्यवस्थित संवेदना है उनको व्यवस्थित किया जाता है और उनको ज्ञान का रूप दिया जाता है। कांट इन्हें बुद्धि विकल्प भी कहते हैं। कांट ने अपने आकारिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, उनके जजमेंट्स के आधार पर 12 प्रकार के बुद्धि विकल्प माने हैं। इनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो परिमाण के आधार पर, एक गुण के आधार पर, और तीसरा संबंध रिलेशन के आधार पर, और चौथा है मॉडलिटी विधि के आधार पर। परिमाण के आधार पर है बुद्धि की 3 कोटियां हैं। एक तो है एकता, दूसरी अनेकता, तीसरी समग्रता। गुण के आधार पर है सत्ता, अभाव और सीमा। संबंध के आधार पर है इसमें संबंध के आधार पर है द्रव्य एवं गुण, कारण तथा कार्य, और क्रिया तथा प्रतिक्रिया। यानी कि द्रव्य और गुण, कारण कार्य और क्रिया प्रतिक्रिया, ये 3 है संबंध के आधार पर। और विधि के आधार पर है संभावना असंभावना, भाव अभाव, और अनिवार्यता आपातिकता। इनके हम एक एक उदाहरण भी देखेंगे। जो बुद्धि की जो पहली अवधारणा है परिमाण के आधार पर, उनमें पहली है एकता। इसका उदाहरण है कि सभी मनुष्य मरणशील है। दूसरी है अनेकता। इसका उदाहरण है कुछ मनुष्य ईमानदार है। तीसरी है समग्रता, यानी कि राम ईमानदार है। गुण के आधार पर वास्तविकता, अभाव और सीमा। तो वास्तविकता का एग्जाम्पल है कि मनुष्य विचारशील है। इसे हम सत्ता, अभाव, सीमा भी कह सकते हैं। सत्ता का है कि मनुष्य विचारशील है, अभाव का है पशु विवेकी नहीं है, और सीमा या लिमिट का एक तरह से है आत्मा अमर है। संबंध के आधार पर है द्रव्य गुण, कारण कार्य और क्रिया प्रतिक्रिया। तो द्रव्य गुण का उदाहरण है कि अग्नि गर्म है, उष्ण है। कारण कार्य का यदि पानी बरसता है तो जमीन गीली हो जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया का है कि या तो राम ईमानदार है या बुद्धिमान है। और विधि के आधार पर है संभावना का उदाहरण है कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। भाव अभाव का है कि यह मेज 5 फीट लंबी है। अनिवार्य आपातिकता का है कि 2 और 2 का योग 4 होता है। इस प्रकार कांट ने 12 कोटियों की चर्चा की है, जो 12 जजमेंट निर्णयों के अनुकूल है। एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक कोटि एक विशेष प्रकार के जजमेंट परामर्श के रूप में ज्ञान को ढालती है। कांट इसे परामर्शों के आधार पर बुद्धि विकल्प की स्थापना कहते हैं। बुद्धि की इन कोटियों या विकल्पों में ढलकर ही ज्ञान स्थायित्व का रूप लेता है। इंद्रिय संवेदनाओं को ज्ञान के रूप में ढलने की प्रक्रिया में कांट 3 चरणों को उल्लेख करते हैं। एक तो संवेदनाओं का सम्मिश्रण या संग्रह, संवेदनाओं की पुनः अभिव्यक्ति रिप्रोडक्शन, और तीसरा है रिकॉग्निशन पुनः पहचान। ये 3 प्रक्रिया होती है, ऑपरेहेंशन, रिप्रोडक्शन और रिकॉग्निशन। इन तीनों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
कांट ने बुद्धि विकल्पों का एक मेटाफिजिकल डिडक्शन भी बताया है। कांट ने कोटियों की संख्या ज्ञात करने और उनकी उत्पत्ति दिखाने हेतु तात्विक निगमन किया है। कांट के अनुसार कोटियों का आधार बुद्धि है। बुद्धि के दो कार्य होते हैं: निर्णय में विभिन्न संप्रत्तियों को परस्पर संबंधित करना, इंद्रिय संवेदनाओं को किसी विषय के संप्रत्यय से परस्पर संबंधित करना। कांट के अनुसार यदि हम ये जान लें कि निर्णय के आकार कितने हैं, तो फिर उसी के आधार पर बुद्धि के संप्रत्ययों को जान सकते हैं। कांट के परंपरागत तर्कशास्त्र में जितने आकारों को माना गया है, उन्हीं के आधार पर वह संप्रत्ययों का निर्माण करता है। कांट के अनुसार ये 12 बुद्धि विकल्प प्रत्येक ज्ञान या अनुभव की आवश्यक शर्तें हैं। हमारा संपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान इनसे निर्मित होता है, परंतु ये बुद्धि विकल्प अनुभवजन नहीं है, बल्कि अनुभव स्वयं इन पर आधारित है। कांट के अनुसार चूंकि बुद्धि विकल्पों को तर्क वाक्यों के आधार पर निगमित किया गया, इसलिए इसे बुद्धि विकल्पों का तात्विक निगमन कहा गया है। इन 12 बुद्धि विकल्पों के संदर्भ में कुछ ये 12 जो बुद्धि विकल्प है, इनमें जो प्रथम है 6 है, वो एक तरह से डायनामिक है, स्टैटिक है, स्थैतिक है, अचल है, क्योंकि वस्तुओं के स्वभाव को बताते हैं। और अंतिम 6 डायनामिक है, यानी कि शुरू के स्टैटिक है और लास्ट के 6 डायनामिक है। ये 12 बुद्धि विकल्प 4 वर्गों में विभाजित है और प्रत्येक विभाग के अंतर्गत 3 विकल्प आते हैं। इनमें तीसरा विकल्प प्रथम 2 विकल्पों का समन्वय है, लेकिन ये सिर्फ समन्वय नहीं है, बल्कि नवीन विकल्प भी है। इन 4 वर्गीकरणों में संबंधात्मक वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि का प्रमुख कार्य संबंध स्थापित करना है। इससे जगत की व्याख्या में विशेष मदद मिलती है। बुद्धि विकल्पों को व्यवस्थित कर ज्ञान का रूप देते हैं। एक तरह से संवेदनाओं को व्यवस्थित करता है और फिर ज्ञान का रूप देते हैं। विज्ञान में सार्वभौमिकता एवं अनिवार्यता कारण बुद्धि विकल्प भी है, परंतु ये विकल्प व्यावहारिक क्षेत्र तक सीमित है। संगत रूप से इनका योग परामर्श के एक तरह से संदर्भ में नहीं किया जा सकता। एक कांट ने बताया कि बुद्धि विकल्प का अतीन्द्रिय निगमन भी बताया है। यहाँ पर एक तरह से निगमन का प्रयोग तार्किक अर्थ में न करके विधि के अर्थ में किया है। कांट के अनुसार इंद्रिय संवेदन का देश काल से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि संवेदनाओं की प्राप्ति देश और काल से होकर ही होती है। ऐसी स्थिति में कि बुद्धि के संप्रत्यय का औचित्य क्या है, क्या होता है संप्रत्यय। अतीन्द्रिय निगमन में बुद्धि के औचित्य, ये बुद्धि के संप्रत्यय के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। एक तो है आत्मनिष्ठ निगमन और दूसरा है वस्तुनिष्ठ निगमन। आत्मनिष्ठ निगमन में कांट ये दिखाते हैं कि इंद्रिय प्रत्यक्ष के लिए बुद्धि के संप्रत्यय अनिवार्य है। देश का के बिना इंद्रिय संवेदन संभव ही नहीं है, लेकिन कोटियों की स्थिति से भिन्न है, क्योंकि बिना कोटियों के ही इंद्रिय संवेदन संभव है। केवल इंद्रिय संवेदन के आधार पर किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के संप्रत्यय के द्वारा ही संवेदन विषय के संवेदन बनते हैं। एक तरह से कांट का तात्पर्य यह है कि यहाँ किसी भी विषय के प्रत्यक्ष में एक तरफ इंद्रिय संवेदन होता है, लेकिन केवल अव्यवस्थित संवेदन से ज्ञान नहीं होता। संवेदन से ज्ञान तब होगा जब इन संवेदनों को संप्रत्यय से संयोजित किया जाता है। जब इंद्रिय संवेदन के विषय बुद्धि के संप्रत्यय के द्वारा एक दूसरे से संबंधित किए जाते हैं, तभी विषय का ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि के संप्रत्यय विषय के ज्ञान के लिए अनिवार्य है। इसलिए कांट कहता है कि संवेदन की अपेक्षा बुद्धि के संप्रत्यय अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह कांट का कहना है यहाँ पर कि बिना बुद्धि के संप्रत्ययों के किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। यही कोटियों का औचित्य है। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि बुद्धि प्रकृति को उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कि बुद्धि ही प्रकृति को ज्ञान का विषय बनाती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा ही वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव है। तो इस तरह से इस व्याख्यान में हमने जो कांट की जो बुद्धि विकल्प की अवधारणा है उस पर डिस्कस किया।